टॉपिक हमारा रह गया था सिंधु सभ्यता का थोड़ा सा बाकी। कैसे? वही वो जरूरत ही नहीं। उसमें क्या पढ़ते हो आप? देखो एक मिनट, वो क्या, उस टॉपिक का नाम क्या है सिलेबस में? वो बीए वाले में, सीनियर लेवल में। अच्छा 1757 से 1857 के बीच, तो इसमें तो सारे आ जाएंगे। इसमें शिवाजी से लेकर उनके जो युद्ध हुए तीनों मराठा, पूरे अंतिम पेशवा तक, बाजीराव द्वितीय तक सारा पढ़ोगे। जो एमए वाला लेवल है उसमें सिर्फ शिवाजी पूछ रहा है, और जीके में भी वो सिर्फ शिवाजी और उसका प्रशासन पूछ रहा है। ये ध्यान रखना। अब जो चीज मैं आज आपको कराऊंगा उसमें एक तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं अभी जो बाकी बचे हुए हैं। इसके अलावा फिर जो एक एक बात बचेगी वो मैं वैसे करा दूंगा। धोलावीरा, एक तो सबसे पहले ये पता हो कि ये जो खोजा गया 1990-91 में, इसकी खोज हुई, उत्खनन हुआ, और इसका भी उत्खनन खोजने वाले तो व्यक्ति है जगपति जोशी, और जिसने इसका उत्खनन किया, जिसको आप कहते हो रविंद्र सिंह बिष्ट, जिसने बनवाली को खोजा था, उसी व्यक्ति ने इसकी उत्खनन किया। जगपति जोशी, जेपी जोशी, जिन्होंने इसका उत्खनन किया। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं आता पेपर में। पेपर में जो बात अगर रखी जाएगी और ज़्यादा डीप ले जाएं तो गुजरात जिले में कच्छ के रण में भचाऊ तहसील में एक जगह है धोलावीरा, जहाँ पर ढांचा अब ये है अलग, जो पेपर में आता है, चाहे पेपर मुश्किल भी आ जाए तो भी यही पूछा जाता है। हम अब तक ये पढ़ते रहे, ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, ये पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ टीले तो दो ही हैं, लेकिन नगर का विभाजन दो भागों में नहीं है, वो तीन भागों में। एक बेसिक बात ये, एक सामान्य प्रथा ये रही कि सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर रहे दो भागों में बटे, लेकिन जो तीसरा भाग है ये है क्या, ये सवाल है। वो सवाल ये है, आप तीन चीजें इसमें पढ़ते हो, तय नहीं कर पाते क्या है। एक तो जलाशय, जो आप पढ़ते हो कि जल संग्रहण करने की जो प्रथा है वो धोलावीरा में दिखती है, लेकिन वो तो यहाँ है, वो यहाँ नहीं। ये जो तीसरा गैप है, तीसरी जो जगह, ये बिल्कुल समतल है, बहुत लंबी चौड़ी, जिसको एक नाम दिया गया स्टेडियम, या सही उचित नाम है इसका मध्यम नगर, बीच का नगर। और प्रश्न पेपर में यही आता है कि धोलावीरा यह ऐसी कौन सी बस्ती है जो तीन भागों में डिवाइड है। एक बात तो ये। दूसरा एक गहरी बात जो आजकल पूछी जा सकती है कि सिंधु सभ्यता का धोलावीरा वो स्थल है जहाँ से नगर के अंदर घुसने से पहले साइन बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर सिंधु लिपि लिखी हुई है और उसमें 9 वर्ण है। ये भी याद रखना, 9 वर्ण। अब एक बात ये हो गई। तीसरा, यहाँ से एक पत्थर की मूर्ति मिली है नेवले की, ये याद रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो बात सबसे बड़ी है, अगर मैं कहूँ पाषाण तो मतलब है पत्थर, पाषाण के टुकड़े, पत्थर खंड, पाषाण खंड सफेद, श्वेत पाषाण खंड मिले हैं, उनके ऊपर चमकदार पालिश है। ये धोलावीरा की 4 विशेषताएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जल संग्रहण करने की प्रणाली, नगर का 3 भागों में विभाजन, स्टेडियम के अवशेष, तालाब में पानी रोकने के अवशेष, और दूसरी बात ये, नहर नहीं कहोगे इसे, कोई अनजान लोग कह देते हैं नहरों के अवशेष, इसे आप नहर नहीं कहोगे, ये ध्यान रखना। नेवले की पत्थर की मूर्ति, श्वेत पाषाण खंड, पालिशदार श्वेत पाषाण खंड, और एक साइन बोर्ड जिस पर मिली है सिंधु कालीन लिपि। 4 चीजें धोलावीरा की हुई। लेकिन अब एक बात और विवादित, राखी गढ़ी को बाद में फिर खोजा जाया, फिर खोदा जा रहा है। जब तक वो नहीं खोदा गया था 2003 से पहले दोबारा जब शुरू हुआ, तब तक सबसे नवीन उत्खनित स्थल यही था। अब राखी गढ़ी है, लिखा नहीं है किताबों में, पर फिर भी ध्यान देना, अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सबसे उत्खनित स्थल नया, तो वो राखी गढ़ी है। जैसे आप पढ़ते हो सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगर, जिसमें एक तो नाम गनेड़ीवाल पाकिस्तान में, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, भारत में आ जाओ राखी गढ़ी और धोलावीरा।
ये 5 नगर हैं जो एक बड़े नगरों में आते हैं, जिसको आज आप मेट्रो सिटी कह लेते हो, इनकी वो बड़ी मेट्रो सिटी है। अब बात ये है, इनमें एक एक चीज और आपको याद भी है, रोपड़ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले सामने आया, खोजा गया स्थल रोपड़ था। यज्ञ दत्त शर्मा, YD शर्मा इसके उत्खनन करता है। और ये जो रोपड़ है, इसमें एक ही चीज आती है पेपर में, और एक ही चीज है, वो ये कि यहाँ पर पाषाण काल की तरह, पाषाण काल का जब नव पाषाण युग हम पढ़ते हैं तो आप उसकी एक विशेषता पढ़ते हो कि जम्मू कश्मीर में बुर्जाखोम और गुप्तकरा 2 जगह हैं जहाँ से गर्तावश गड्ढा घर मिले हैं, जहाँ जमीन में भवन, जमीन में निर्माण, उसकी ठीक बनावट रोपड़ में भी मिली। गर्तावास, गड्ढा घर पाषाण युग की तरह रोपड़ में मिले, और एक रोपड़ में और नवपाषाण कालीन बस्ती के अवशेष मिले। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य वो भी रोपड़ से ही मिला है। तो ये 2 चीजें रोपड़ से ही पढ़नी है आपको। यहाँ आ जाइए, और यहाँ कुणाल में तो एक ही बात है, चांदी के 2 मुकुट, केसी श्रीवास्तव ने सीधा ही लिखा है, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। इसी तरह गुजरात में एक और जगह रोजड़ी, कुणाल की तरह, जहाँ हाथी पालने का अवशेष मिला है। लेकिन ये एक चीज के लिए जाना जाता है, हम लोगों ने तो ये पढ़ा हुआ कि सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली, लेकिन नहीं, पेपर में ये नहीं आता। और एक चीज याद रख लेना, सीधा रख लेना, वहां से जो मिला है वो ये है, कलश शवाधान, कब्र के साथ मटकों को दफनाने की प्रथा, सुरकोटड़ा, ये याद रखनी है चीजें। अब ये तो उनके नगर हमने 11-12 पढ़ दिए, ऐसे बार बात नहीं जाती। आप कोई पेपर दे लो, चाहे IAS का दे लो, बात इतने में से ही आती है। लेकिन अब सवाल ये है, इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हो गई, विवाद ये है। और आप पढ़ते हो फिर भी आपको उत्तर यही मिलेगा कि इतनी बड़ी विशाल सभ्यता के पतन के बारे में भी लोगों के मत एक नहीं है, अलग अलग मत हैं। और आप किसी भी एक मत को मुद्दा बनाकर नहीं कह सकते कि सभ्यता इस एक कारण से खत्म हो गई होगी। आप समझ सकते हो, कोई महामारी आ जाए कि सारे लोग मर जाते हैं, कोई भूकंप आ जाए सारे लोग तो नहीं मरते, बाढ़ आ जाए सारे लोग नहीं मरते, कोई युद्ध हो जाए तो सारे नहीं मरते, लेकिन सबने एक एक कारण बना दिया। वो तो मैं सीधे बोल देता हूँ, लेकिन एक को हम ज़्यादा जोर दे के पढ़ेंगे। लेकिन पहली बात, वो पहले ही मत है ये डॉक्टर व्हीलर महोदय का, जिन्होंने कहा है कि ये कैसे खत्म हुए, इनको किसने भगाया, आर्यों ने। इस बात को तो मैं अगले चैप्टर में ज़्यादा बढ़िया तरीके से उठाऊंगा। अभी तक केवल इतना ही जान लें कि व्हीलर महोदय के अनुसार आर्य आक्रमण से सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। जॉन मार्शल ने भी एक बात कह दी कि ये बाढ़ से खत्म हो गई, कि बाढ़ आ गई तो ये खत्म हो गई। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, साहनी, MR साहनी महोदय कहते हैं कि ये सभ्यता भूकंप से खत्म हो गई। फिर RL स्टीन महोदय कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन से खत्म हो गई। स्टीन, ये आपको रटने हैं 4 नाम, और एक नाम और जोड़ता हूं इसमें, KUR कैनेडी, जो कहते हैं प्राकृतिक आपदा, जिसको आप ये नाम कह सकते हो, कोई ना कोई महामारी से वो मर गए। अब बात ये, अब ये लिखा तो सीधा, मैं इसकी कुछ व्याख्या कर दूं, इन कारणों की नहीं, ये तो रटने हैं। आप कुछ दिमाग लगाओ और एक ढांचे पे पूरा दिमाग लगाओ, उत्तर आ जाएगा। सिंधु सभ्यता जहां भी फली फूली नदियों के किनारे, बिल्कुल सामान्य सी बात है। और नदियों के किनारे ही क्यों? क्योंकि जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो नदियों के किनारे पूरी होती हैं। लेकिन समय गुजरता गया, मानसूनल सिस्टम बदलता गया, और वर्षा होनी कम हो गई, और नदियां धीरे धीरे सूख कर अपनी जगह से पीछे चली गई। जब नदियां पीछे चली गई तो जिन जगहों पर ये रहते थे वो स्थान जो है उजाड़ होने लगे। जब वो स्थान उजाड़ होने लगे तो अपने काम की तलाश में अन्यत्र चले गए। एक कारण तो ये हम बना सकते हैं, इनकी व्याख्या सीधे नहीं, एक तो तरीका ही, एक ये कि ये तो नदियां सूख गई, उन्होंने अपनी धाराओं को बदल लिया। एक ये कि नदियों में बाढ़ आ गई और वो बह गए। अब सवाल ये कि नदियों की बाढ़ में वो बह गई, इसकी सुरक्षा तो उन्होंने भली भांति कर रखी थी, उन्होंने नगर के चारों ओर परकोटे बना रखे थे, फिर वो क्यों बह गए?
चलो ये भी मान लिया। एक नदी में बाढ़ आई होगी, क्या सारियों में ही आ गई? ये भी उत्तर गलत हो गया। तो एकमात्र कारण तो कोई भी नहीं है। तीसरा ये कि केनेडी महोदय को मोहनजोदड़ो से कंकालों में मलेरिया के अवशेष मिल गए, तो उन्होंने ये मान लिया कोई महामारी आई और ये लोग मर गए। जब तक केनेडी महोदय को उसमें मलेरिया के अवशेष नहीं मिले थे, तब तक यही माना जाता था कि मोहनजोदड़ो के लोग आर्यों के आक्रमण का शिकार हुए, उनके युद्ध से मरे, इसीलिए वो सामूहिक मौत हुई है, वो लोग एक साथ मरे हुए हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात बता दूं, वो नर कंकाल मोहनजोदड़ो के अंतिम और 7वें स्तर से मिले हैं, इसलिए ये भी माना जाता है कि वो प्रवर्ती हड़प्पा लोगों के हैं। इसलिए भी वो उस काल में नहीं रखे जाते जिसमें एक परिपक्व सभ्यता खत्म हो गई हो। एक बात तो ये। दूसरी बात, कालांतर में एक जो मत सब लोगों के बाद एक उठाया जाता है कि हर सभ्यता का उत्थान भी होता है और समय के साथ उसका पतन भी होता है। हर सभ्यता एक बार विकास करके चरम की उस अवस्था को प्राप्त कर लेती है, जिसके बाद उसका फिर से अवनति शुरू हो जाती है। और इसी तरह सिंधु सभ्यता में एक कारण नहीं, इन सारे कारणों ने मिलकर एक योगदान दिया, और कुछ लोग कहीं और चले गए, कुछ मारे गए, कुछ दब गए, कुछ बीमारियों से मारे गए। इस तरह से बचा खुचा काम कर दिया इन लोगों ने। तो ये सही उत्तर ये भी नहीं है जो मैंने दिए हैं, पर आज तक के उत्तर यही है, जिसमें एक बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसी से अपना अगला चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, तो बात आसान रहेगी। अब एक बात और, जिसको मैंने आपके लिए छोड़ा है, थोड़ी थोड़ी बात कर दूं। धर्म, समाज, ये दो मैंने आपके लिए छोड़ दिए, लेकिन थीम दे दूं। धर्म क्या था? सिंधु सभ्यता के लोग किन को पूजते थे? द्विदेव मूलक धर्म, परम पुरुष परम नारी, और एक वो जो मुहर पशुपति की मिली, हमने उसको नाम दे दिया आदाशिव। एक बात अब कर दूं, जो सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, वो विवाद भी है, मेरा भी एक सवाल है जिसका उत्तर किताबों में नहीं है, कि जॉन मार्शल ने उस पशुपति की मुहर के व्यक्ति को कह दिया ये आदाशिव है। यानी कि हमने शिव की पूजा किससे ली है? सिंधु सभ्यता से ली है। स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें मिलता है, वो सूर्य पूजा से संबंधित है। आज वो गणेश पूजा से संबंधित रहा, तो वो भी था। लेकिन सवाल ये, आप सब पढ़ते हो लिंग और योनियों की पूजा अलग अलग होती थी, हमने सिंधु सभ्यता में बहुत पहले से पढ़ रखा। सवाल ये, लेकिन आज तो शिवलिंग किसका प्रतीक हो गया? शिव का। तो सवाल ये कि क्या हमने शिव की पूजा उस योगी से, पशुपति से ली है, या उस शिवलिंग से ली है, जो आज दोनों जुड़कर एक का प्रतीक बन गए? तो इसलिए इस सवाल का उत्तर नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि वो पशुपति धीरे धीरे आकर एक दिन रुद्र से वो महादेव हो गया और वो शिव हो गए। तो इस तरह से स्वास्तिक पूजा, वृक्ष पूजा, पीपल सबसे पवित्र था। वृक्षों की देवी को वो पूजते थे, जिसका प्रमाण है हड़प्पा में एक मूर्ति जिसकी गर्भ से एक पौधे का जन्म हो रहा है। बच्चों की भांति पालते थे वृक्षों को। तो ये तो हो गया उनके धर्म की विशेष बात, लेकिन ध्यान रहे उनका जीवन शांति प्रिय था। उनमें जो भी तलवार, अब ये भी समझना, तलवार, कुछ एक लोग कहते तलवार मिली नहीं, आप कैसी पढ़ें, स्पष्ट लिखा है तलवार मिली है, ढाल मिली है, लेकिन इनका प्रयोग लड़ाइयों के लिए नहीं होता, मनोरंजन के लिए, शिकार करने के लिए, अपने खाने पीने की चीजों के लिए। आप ये पढ़ते जो प्रकोटे उन्होंने बनाए नगरों के बाहर, उनका प्रयोग कोई बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा नहीं है, केवल लुटेरों से, बाढ़ से, पशु चोरों से सुरक्षा। ये चीजें उनके समाज में अब क्या है? समाज को आप वर्णों में तो बांट नहीं सकते, क्योंकि ऋग्वेद से पहले कोई वर्ण व्यवस्था भारत में नहीं है। वर्ण तो नहीं है, लेकिन भाग चाह रही है समाज के। एक तो पुरोहित, एक योद्धा, एक शिल्पी, एक मजदूर, श्रमिक जिसे कहते हो, वर्ग वही चार हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग है तो शिल्पी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता किस पर खड़ी थी? व्यापार, और व्यापार और उद्योग धंधों पर खड़ी थी, तो सबसे ज्यादा महत्व किसका रहेगा? शिल्पी का। और आपने एक नाम अभी बीच में मैं छोड़ गया, चहुंदड़ो, आपने पढ़ा, जिसमें झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष हैं, किलेबंदी के अवशेष नहीं है। वो किलेबंदी के अवशेष क्यों नहीं है? क्या समझ रहे हैं उससे? एक टीला मिला और वो टीला बाढ़ से बार बार बह गया, वो मोहनजोदड़ो से ज्यादा दूर नहीं है, वो उसमें पानी निकल निकल कर टीले की हालत हो गई खराब। जब उसे खोदा गया तो उसके चारों ओर कोई चार दीवारी नहीं है। चार दीवारी वहां होती है जहां कोई नगर हो, वहां नगर भी नहीं है। सवाल ये, वहां नगर नहीं है, वहां एक लोगों के काम करने के लिए चबूतरे बने और एक फैक्ट्री बनी है, काय की? मन के बनाने की। इसीलिए चहुंदड़ो को कहते हैं औद्योगिक नगर, मन के बनाने का कारखाना। वहां पर गोमेद के, कार्नेलियन के, सेलखड़ी के, सारे पत्थरों के मन के बनते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मन के बनते थे वो सेलखड़ी के। अब एक बात और जोड़ो, वहां पर एक बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने के निशान भी पैरों के मिले हैं।
वहां पर वक्राकार ईंट, वक्राकार मतलब सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, वो मिली है। और लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। आप उसे यूं भी कह सकते हो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के अवशेष मिले हैं। अब झूकर और झांगर क्या? झूकर संस्कृति सिंधु से पूर्व की संस्कृति है, और जगह का नाम है, उस जगह के नाम से उसका नाम रख दिया। जैसे आमरी, कुल्ली मनाल, सरायखोला, जलीलपुर, राणा घुंडई, दक्षिण में चले जाओ जोरवे, वो जगहों के नाम से उनके नाम रखे गए हैं। कोई सिंधु बाद की है, कोई सिंधु पूर्व की है। इसलिए झूकर और झांगर संस्कृति के बाद चहुंदड़ और सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, ये याद रखना। लेकिन एक बात और भी है, सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष, बिल्कुल लास्ट के अवशेष कहाँ? स्वात घाटी में, वहां मिलते हैं। जहां आप अफगानिस्तान में पढ़ते हो, स्वात घाटी जो नदी है आज, स्वात नदी, वहां मिलते हैं। तो ये ढांचा समाज और धर्म का है। और व्यापार में 3 शब्द जरूर पढ़ के जाना, मेलुहा, दिलमुन और मगन। 3 शब्द बहुत बड़े हैं। मेलुहा से मतलब सिंधु, दिलमुन से मतलब बहरीन, और मगन से मतलब ओमान या मकरान तट। ये 3 नाम क्यों बड़े हैं? ये 3 वो बंदरगाहों का काम करते हैं, दूसरे देशों के साथ उनको जोड़ने का काम करते हैं। मेलुहा, दिलमुन और मगन। एक तो नाम ये है, मेलुहा का संबंध है सिंधु नदी से, और दिलमुन का संबंध है बहरीन से, और मगन का संबंध है मकरान तट, या आप इसे जगह का नाम लिखो तो ओमान। ये जो 2 जगह, ये तो बंदरगाह नगर थे। सिंधु क्यों प्रसिद्ध? ये नाम लिए कौन रहा है? सबसे बड़ी बात ये है, ये हमारे लोगों ने नाम नहीं लिए हुए। मेसोपोटामिया के लोगों ने हमारी सभ्यता के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। वो कहते हैं मेलुहा मतलब सिंधु के लोग, सिंधु एरिया के लोग। फिर दिलमुन, आज भी बहरीन देखो जाके, वो समुद्र तट है, बंदरगाह बहुत शानदार, वो पानी से घिरा हुआ है। वो मकरान तट, ये आपको कहाँ जोड़ता था? इराक के साथ। सूसा, किश, लगर, उनसे जोड़ता था। इसलिए 3 नाम व्यापार में है। 9 फसलों का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को था, जिसमें एक बार पेपर में आता है कि किसका ज्ञान उनको नहीं था? रागी। जब आप पशुओं की बात करते हो तो आप पढ़ते तो बहुत कुछ हो, लेकिन पेपर में आ जाए तो इसका ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं है, जिसको आप घोड़ा कहते हो। विवाद यह है, जब लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिल गए, कहीं दांत, कहीं जबड़ा, कहीं अस्थियां, फिर हम क्यों नहीं मानते कि वो घोड़े को जानते थे? क्योंकि एक ही उत्तर लाइन में दूं, आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये जितने भी अवशेष हैं परवर्ती हड़प्पा काल के हैं, और ऐसा माना गया ये किससे जुड़े हुए हैं? आर्यों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब घोड़ा सबसे प्रिय पशु किसका था? आर्यों का। इसलिए सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों में तो वो जरूर मिला, लेकिन सिंधु सभ्यता से संबंधित उसे रखना आज भी मुश्किल है। इसलिए घोड़े से वो अनजान थे, हाथी से जानकार थे। ये भी याद रखना, हाथी आ जाता है। आज से पहले, बड़ा अर्सा पहले हाथी के बारे में ही माना जाता था कि सिंधु सभ्यता के लोगों को हाथी का ज्ञान नहीं था। मैंने किसी जमाने में इस प्रश्न का उत्तर भी आरपीएससी को सही मानते देखा, लेकिन आज सवाल वैसे का वैसे ही खड़ा है कि घोड़े का ज्ञान उनको नहीं था। अब बात ये, अब एक सवाल उठाओ और अगली बात में प्रवेश कर जाओ, वो ये व्हीलर महोदय के बाद। लेकिन इसको समझने के लिए जो बात मुझे बाद में बतानी है वो मैं पहले रखूंगा ताकि आप समझ सकें। ये जो हमारे भारत का आज का नक्शा है, थोड़ा यहाँ देखना। कभी तो हम यहाँ तक पहले थे, लेकिन यहाँ आ जाइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, इसके बाद तुर्की, और फिर शुरू हो जाता है यूरोप। बात ये, अब तक माने गए मत के अनुसार कि वो यहाँ से आए थे, थोड़ा ऊपर करके एरिया मध्य एशिया का ही। आप जो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार पढ़ते हो, उन्होंने यही कहा था, भारत, चीन और ईरान के बीच का प्रदेश क्या कहलाता है? मध्य एशिया। तो अगर मैं ये मान लूँ ये यहाँ से चले और यहाँ रुके, सिंधु नदी से लेकर यमुना नदी के बीच में ऋग्वैदिक काल के आर्यों का स्थान था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का स्थान आगे बढ़ा और गंगा और यमुना के बीच में हो गए। पहले उस बात पे चर्चा नहीं। सवाल ये है कि यही तो एरिया सिंधु सभ्यता के लोगों का था, ज्यादा फैला हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल एरिया तो यही था। अब सवाल ये कि इनके ऊपर आक्रमण किसका हुआ? आर्यों का, और उन्होंने इनको यहां से भगा दिया। ये घटना जब घटी करीब करीब इस वर्ष, इस सदी में,
1500 से 1400 ईसा पूर्व के बीच में। और यहाँ पर एक नई सभ्यता आ गई जिसका नाम हो गया वैदिक युग। और इस मत को मान लिया व्हीलर महोदय ने। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, जिसकी याद में 250 मंत्र हैं। और इंद्र के बाद जो बड़ा देवता है वो अग्नि, उसके बाद जो देवता आता है वरुण, और एक और महान देवता का नाम नौवा मंडल जिसको समर्पित है सोम। लेकिन इस व्यक्ति की जो उपाधि है वो ये है, पुरंदर को तोड़ो। पुर का मतलब दुर्ग, पुरों को भेदने वाला। ऋग्वेद में एक शब्द और आया है हरि यूपिया, हरि यूपिया, जिसका मतलब हिटलर ने जोड़ा है हड़प्पा से। और इंद्र की संज्ञा से हो गया पुरों को तोड़ने वाला, हड़प्पा के दुर्गों को तोड़ने वाला। और ये भी जानते हो ऋग्वेद का इंद्र जो 2 ड्यूटियां निभाता है, युद्ध का देवता भी है और जल का देवता भी है। तो इसलिए व्हीलर ने इस मत को जोड़ दिया कि इनके दुर्गों को भेदने का काम और किसी ने नहीं किया, आर्यों ने किया। इस तरह से सिंधु सभ्यता के लोग, बचे खुचे जो लोग थे, वो यहीं रह गए और उनको बाद में नाम दिया गया अनार्य। ये ढांचा हुआ शुरू, और इस ढांचे की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व से। अब बात इसी, हालांकि बात सच नहीं है, मानी नहीं गई है, पर फिर भी हमें अगर अपने इतिहास को आगे बढ़ाना है तो इस बात को लेकर ही चलना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अब सवाल ये, अब जोड़ता हूं बात पूरी। ऋग्वैदिक काल या पूरे वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, और यहाँ मुझे ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसका नाम रखा गया ऋग्वैदिक काल और इसका नाम रखा गया उत्तर वैदिक। सिर्फ एक लाइन में उत्तर। इस युग का ज्ञान हमें मात्र ऋग्वेद से होता है, इसलिए वो युग ऋग्वैदिक युग है। इस युग का ज्ञान हमें किन किन चीज़ों से होता है, यहाँ गड़बड़ है। बचे हुए 3 वेद, साम, युजु, अथर्व, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, आगे नहीं जाओगे, ये ध्यान रखना है। कुछ मूर्ख लोगों की तरह हम जब कहते हैं बचे हुए सारे गिन देते हैं, वेदांत, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण, वो नहीं है। वैदिक साहित्य की अगर गणना करोगे तो यहाँ आके रुकेगा। वेदांत पढ़ते हो ना, 6 हैं, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वहाँ केवल ऋग्वेद से जिसका ज्ञान हुआ वो तो है ऋग्वैदिक काल, और बचे हुए 3 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, उपनिषद का वेदांत, इतनी दूर आप जाओगे, ये हो गया उनका साहित्य। इस सारे को कहते हैं वैदिक साहित्य। अब कुछ लोग वैदिक साहित्य में दर्शन भी जोड़ देते हैं, षड दर्शन, वो आता जरूर है, लेकिन उसके ज्ञान के मामले में इतने ही आएंगे कि जिनसे हमने उसके इतिहास को बनाया है, वहाँ उतना ही आएगा। अब मेन बात ये है, सब कुछ तो पढ़ लें, पर पहला सवाल यही है, हु इज आर्य? आर्य थे कौन? पहला तो सवाल यही है। हमने ये तो पढ़ लिया कि सिंधु सभ्यता के लोगों को उन्होंने हटा दिया यहाँ से, वो खुद कहाँ से आए? सवाल ये एक विवाद, सीधा तो पेपर में मत आता है तो उलझन नहीं आती, पर इसको थोड़ा मैं आसान कर दूं। 4 ही मत पढ़ूंगा, आपकी तो गाइड में 8 मत दिए हुए हैं, पेपर में 4 ही आते, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में 4 से ज़्यादा 5वां मत नहीं आता। मैं उन दोनों को एक साथ जोड़ूंगा। पहला मत मैं एक ही कहूँगा कि वो कहाँ के मूल निवासी थे, वो बाहर से नहीं आए, भारत के ही थे। इसमें मैं नाम 2 लिख दूंगा, पंडित गंगानाथ झा और डॉक्टर दास, जिसका अविनाश चंद्र, लेकिन आपकी गाइड में तो नाम न लिख दिया, गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश और अविनाश चंद्र दास सप्त सिंधु प्रदेश। सवाल यही थी, सप्त सिंधु प्रदेश की दक्षिणी सीमा को ब्रह्म ऋषि देश कहते थे। भाई आप आज सरस्वती और दोष जैसी नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावृत कहलाती थी, और फिर ये एरिया इसके ऊपर वाला तो फिर जुड़ा हुआ किससे? इसी प्रदेश से जुड़ा हुआ है, सप्त सिंधु के ठीक ऊपर है इसके। तो इसलिए हम ये मानेंगे पंडित गंगानाथ झा और अविनाश चंद्र दास ने ये कहा कि ये कहाँ के थे? भारत के थे। तो ब्रह्म ऋषि देश भी भारत में है और ये देश भी, हिस्सा सप्त सिंधु भी भारत में है। अब सवाल ये मत क्या देते हैं? ये एक लॉजिक लगाते हैं कि आर्य भारत के ही थे, बाहर से नहीं आए। पुराणों में दी गई एक कथा को लाते हैं, समुद्र मंथन, सुना होगा बुजुर्गों से टीवियों में, देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हुआ। उस कहानी को ये जोड़ते हैं कि आर्यों और अनार्यों में संघर्ष हुआ, जिसको समुद्र मंथन के नाम से ज्ञात लिखा गया है पुराणों में। उसमें एक वर्ग हार गया आर्यों का, और वो शाखा यहाँ से निकल गई हिंदुस्तान से, और वो ईरान चली गई। अब वो क्या कह रहा है कि आर्य भारत के ही थे,
आर्यों से हारने के बाद उनकी एक शाखा ईरान चली गई। जो ईरान चली गई वो ईरानी आर्य, जो भारत में रह गए वो इंडो आर्य। तो ये बात हो गई। पीछे फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया, आर्य क्या है? आर्य का कई मतलब है। आर्य का मतलब होता है रंग, वर्ण, श्रेष्ठ। लेकिन आर्य का मतलब होता है उत्पादन सामर्थ्य। लेकिन अगर पूछा जाए आर्य जाति है, तो मैक्स मुलर ने पहले तो कहा आर्य एक जाति है, फिर उन्होंने अपना मत वापस ले लिया कि आर्य जाति नहीं है। बार बार कह रहे हैं आर्य का मतलब है भाषा, भाषा, भाषा। आर्य एक भाषा है। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए आर्य से क्या मतलब है, पिछली बार आ गया, तो वो उत्तर भाषा है, जाति नहीं है। हाँ, एक करीबी उत्तर उत्पादन सामर्थ्य भी है, भाषा सही माना। और आज भी क्लियर कर दूं आर्य का मतलब क्या है। ये आर्य शब्द बनाया क्यों उन्होंने, हमारे विद्वानों का मतलब क्या है? आप पढ़ते ना, भारोपीय भाषा, भारतीय यूरोपीय भाषाओं की मिक्स भाषा रही आर्य भाषा, और वही आर्य कहलाए। लेकिन अगर वेद के हिसाब से देखें तो आर्य का मतलब है गोरे रंग का व्यक्ति, उत्पादन करने वाला व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। लेकिन हमारे आधुनिक विद्वानों के मतलब में आर्यों को अगर वो संबोधन कर रहे हैं तो भाषा से कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। अब सवाल ये, यहां आ जाइए, ये लॉजिक तो इन्होंने दिया, इस लॉजिक को काट दो। इस लॉजिक को काटा इस तरह गया, इतिहास गवाह है कि आज तक भारत में लोग बाहर से आए हैं, भारत से बाहर कोई लूटने के लिए नाराज होकर गया नहीं। कुछ लोग जो आए चले गए, लेकिन सारे कभी नहीं गए, वो यहीं रह गए। एक बात तो ये, चलो ये भी ठीक है। एक लॉजिक मैं और लगा दूं कि ऋग्वेद में इसके पार ज्ञान नहीं है, और इसके भी पार ज्ञान भारत का नहीं, यानी कि उनका ज्ञान भारत का यहां तक सीमित है। अगर वो भारत के निवासी होते तो उनका ज्ञान इधर ज्यादा होना चाहिए था, इधर कम होना चाहिए था। जबकि ऋग्वेद सबूत देता है कि उनका ज्ञान इधर तो ज्यादा फैला हुआ है, इधर उनका ज्ञान कम है। तो हम जिस देश के निवासी होते हैं उस देश का तो पहले आर्यीकरण होना चाहिए, उसका तो ज्ञान पहले हमें होना चाहिए, वो उनको नहीं है। इसलिए ये लॉजिक तो काट दिया गया। दूसरा मतलब रखा गया कि आर्य कहाँ के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव। और ये बात देने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक किताब लिखी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्याज, आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव। और वो कहते हैं ये यहाँ से ऊपर से उतरे हैं। जब आप नक्शा देखते हो तो ध्रुवों से, आज आप नक्शे में ध्रुव देखते हो तो ऊपरी ध्रुव में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, नीचे वाला ध्रुव तो हिंद महासागर में है, इसलिए वहां तो पानी है। तो उत्तरी ध्रुव में वो कहते हैं कि कभी रहने लायक जीवन था, हरा भरा एरिया था। समय के साथ वहां हिम प्रलय हो गया और लोगों ने वो एरिया छोड़ दिया और नीचे उतरे, और उनकी एक शाखा तो ईरान चली गई और आर्यों की एक शाखा हिंदुस्तान में आ गई। जो हिंदुस्तान में आई वो इंडो आर्य, और जो बाहर रही वो ईरानी आर्य, और नाम एक बन गया इंडो ईरानी आर्य। इसका प्रूफ क्या है कि आर्य लोग ईरान गए थे? बार बार एक शब्द जोड़ रहा, हमारे देश का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, और आर्यों का सबसे पुराना ग्रंथ है ईरानियों का जैन अवेस्ता। एक सीधा प्रश्न है। और दोनों की लिपि जो है वो एक ही टाइम की है, और जैन अवेस्ता की लिपि ऋग्वेद से थोड़ी प्राथमिक है। वो क्या बताती है कि पहले वो लिखा गया और ठीक उसके बाद वाले लोग उठकर कहाँ आए हैं? हिंदुस्तान में, और उन्होंने यहाँ आकर क्या लिखा? ऋग्वेद। तो ये बात तो अभी आगे चलेगी, अभी तो हम यही बार बार पढ़ते जा रहे हैं। एक शाखा यहाँ गई, एक यहाँ से आई, या यहाँ से गई। तो ये कहते हैं, अपने लॉजिक को देते हुए एक मत भी रखते हैं। ऋग्वेद में एक लाइन आती है, उसमें दीर्घकालीन उषा की स्तुति की गई है। दीर्घ मतलब बड़ी, उषा मतलब रात, स्तुति मतलब उसकी आराधना, बड़ी रात की आराधना। बड़ी रात कहाँ होती है? ध्रुवों पर। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। तो इन्होंने उस लाइन को आधार बनाकर कहा ये यहाँ रहते थे और बाद में एक इधर चले गए, एक इधर चले गए। इसको भी काट दिया गया। कैसे काटा गया? कि अगर ये यहाँ के मूल निवासी होते तो कम से कम भारत को एक नाम से नहीं पुकारते, देवताओं के द्वारा निर्मित देश, देवकृत योनि। यहाँ से आए, इस एरिया का भी तो कोई ज्ञान होना चाहिए ना ऋग्वेद में, जहाँ से मूल प्रदेश को छोड़कर आए। इस रास्ते का कोई ज्ञान ही नहीं, जबकि यहाँ का ज्ञान ज्यादा है, इसका ज्ञान भी है। चलो इसलिए नहीं माना गया। एक बात और भी है लॉजिक, कि अगर वो यहाँ के मूल निवासी होते तो कम से कम इसका वर्णन ना सही, हम केवल एक लाइन के बारे में ये नहीं मान सकते कि वो वहाँ के मूल निवासी थे। केवल एक बात लिख देने से दीर्घकालीन उषा की स्तुति, हो सकता है उनको सिर्फ इसका ज्ञान हो, वहाँ रहते ना हो, इसलिए ये मत भी कट गया। अब इसके बाद आता है, जो मैं किताबों की बात कर रहा हूँ, यूरोप।
यूरोप में वैसे तो 3 चीजें लिखी मिलती हैं, हंगरी, जर्मनी और दक्षिणी रूस, लेकिन ये मत पेपर में बहुत बार आते रहे हैं और दोनों का एक ही लॉजिक है और काटा भी एक ही लॉजिक से जाए। पहले तो 2 नाम याद रखना, पेंका और गाइल्स, 2 नाम याद रखने, गाइल्स हंगरी, पेंका जर्मनी। और एक विद्वान और हैं नेहरिंग, जिन्होंने दक्षिणी रूस जोड़ा है। लेकिन पहले तो 2 नाम, डॉक्टर गाइल्स और पेंका, पेंका जर्मनी, गाइल्स हंगरी, दोनों को मैं एक ही लॉजिक से काटूंगा और बड़े मजेदार लॉजिक है। पहले इसकी बात उठाते हैं जर्मनी की। पेंका महोदय कहते हैं कि जर्मनी के लोग गोरे रंग के, गोरे भी नहीं भूरे रंग के, ज्यादा गोरा आदमी कैसे थोड़ा ब्राउन कलर का दिखता है, तो गोरे रंग के, लंबे कद, चौड़े सीने, बड़े बाल, जो उनकी भाषा है। याद हो मैंने पढ़ा तो एक दिन कहा था हिटलर ने भी जर्मनी को शुद्ध आर्य जाति का कहा था। तो जर्मनी में निवास स्थान बताया पेंका ने कि ये वहां से उठे हैं और यहाँ एक शाखा उनकी ईरान आई है, एक यहाँ भारत में आई है। लेकिन सवाल ये है, इस लॉजिक को बड़े मजेदार तरीके से काटा गया। इस बात की क्या गारंटी है कि जर्मनी के लोग जैसे आज दिखते हैं, आज से 5000 साल पहले भी वो वैसे ही रहे होंगे, उनके पूर्वज इस नस्ल को बनाए रखने में सक्षम रहे होंगे। आज हम अपने ही बुजुर्गों से देखते हैं कि आज से हमारी तीसरी पीढ़ी पहले लोगों के कद लंबे थे, उनकी शारीरिक क्षमताएं ज़्यादा थी, और हम हैं उनके 50% से भी नीचे आ गए। हम केवल 2 पीढ़ियों तक हम अपनी नस्ल को बनाए नहीं रख सके, तो ये 5000 साल पहले ऐसे ही रहे होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो इसलिए एक बात और भी है, चलो ये बात यहाँ होगी, इसका मतलब इसको भी काट दिया गया कि जर्मनी के मूल निवासी वो नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, ये जो बात कहते हैं इस पर थोड़ा गौर करना। गाइल्स महोदय कहते हैं कि आज जो हंगरी है वो एक ऐसा टापू है जो बात ऋग्वेद में लिखी है, कैसे पेड़ पौधे, कैसी हरी घास, कौन से जानवरों का जिसमें वर्णन है, वो सारी चीजें आज कहाँ पाई जाती हैं, हंगरी में। तो इस तरह से वो जो प्राकृतिक छटा जो आज ऋग्वेद में दिखती है वो कहाँ है, हंगरी में। यही लॉजिक यहाँ लगाओ। इस बात की क्या गारंटी है कि वो टापू आज है, 5000 साल पहले भी था, क्योंकि सुनामियाँ रोज आती हैं समुद्रों में और द्वीप महाद्वीप बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो हंगरी में ये बात आज जैसी प्राकृतिक छटा है, पहले भी उसकी ऐसी ही रहा हो भौगोलिक दशा, ये माना नहीं जा सकता। जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने एक बात कही है राजस्थान के बारे में कि कभी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं बहती थी तो बरसात लाती थी। आज बुजुर्गों से सुनते हो कि पश्चिमी हवाएं बहेंगी तो बारिश नहीं आएगी। कभी दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो बारिश लाता था और ये सरस्वती नदियां बहती थी और जैसलमेर का एरिया कभी हरे भरे जंगल थे। और इसका एक प्रमाण भी है, जीके में पढ़ते हो जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल्स पार्क है जहाँ जीवाश्म मिले हैं। वो क्या बताते हैं कि कभी यहाँ भरे पानी बहता था, पानी सूख गया, जलीय जीव उसमें सूख गए और पत्थरों के बीच में, खनिज संसाधनों के बीच में पिस गए, उन्हीं को फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब हुआ क्या, वो कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी हवाएं फिर सूखी बहने लगी और वो सारा एरिया रेत का समुद्र हो गया और ये बंजर हो गया। जब 5000 साल तक हम इस लोकेशन को बनाए नहीं रख सके, तो फिर हंगरी के साथ भी तो वो मत जोड़ा जा सकता है कि ये प्रदेश पहले जैसा था आज भी ऐसा है, इसके बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये मत तो कट गए। ये तो जिसको जोड़ते हैं घास के मैदानों से जोड़ते हैं, स्टेपीज प्रदेश जिसे पढ़ते हो आप, यूराल पर्वत श्रृंखलाएं, लेकिन वो इसी पे लॉजिक लगता है कि वो बात भी ऐसी रही है, इस बात की गारंटी नहीं है। अब एक मत बचता है जिसको माना गया है 100% नहीं, 99 कह सकते हो, 95 कह सकते हो, क्योंकि सत्य तो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम उसको प्रूव नहीं कर पाते। पर ये पेपर में भी आता है, इस चैप्टर में से जो प्रश्न पेपर में आता है वो लॉजिक वाइज आता है कि इनके मतों के साथ जोड़ो इनको, किसने कौन सा मत दिया है। 2-4 नाम मैंने बोले नहीं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने तिब्बत, LD कल कश्मीर प्रदेश, SD त्रिवेद देविका या मुल्तान प्रदेश, ये नाम दिए जरूर हैं, किताबों में 4 ही जो मैं बोल रहा हूँ। और अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो ये है, मध्य एशिया। मत देने वाले विद्वान हैं मैक्स मुलर। इस मैक्स मुलर ने बहुत काम किया है इस सभ्यता पर। और आपको याद हो फिलॉसफी जब 2nd ग्रेड में हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है हीनोथिज्म। मौर्य इस वैदिक काल में हम पढ़ते हैं, हीनोथिज्म का मतलब सर्वेश्वरवाद। जब जिस देवता की पूजा की जाए उसको सबसे बड़ा मानकर पूजा जाए, इसी को हीनोथिज्म कहते हैं, सर्वेश्वरवाद कहते हैं। आज भी ये प्रचलित है। तो मैक्स मुलर कहता है इस ढांचे को दोबारा बनाओ। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है और ये कहीं सत्य भी जान पड़ती है। मैंने ये कहा ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये जगह, और नीचे मैंने बनाया इसके इराक के साथ तुर्की,
आप जिसे अपनी किताबों में ये नाम देते हो एशिया माइनर, जिसे कभी ये नाम भी दिया गया साइलेशिया, आप इसे इस नाम से संबोधित कर सकते हैं। तुर्की, जिसको आप एशिया माइनर कह रहे हो, वो तुर्की है। और इसमें एक जगह है बोगिस्कोई। माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा जल को जोड़ने का एक लिंक। एशिया माइनर में बोगिस्कोई नाम की जगह पर एक शिला पट्टिका मिली है। और ये प्रश्न बहुत बड़ा है, 4 प्रश्न है इसके साथ। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के थे। तो प्रमाण क्या दिया कि एशिया माइनर में एक जगह है बोगिस्कोई, वहां से एक शिला पट्टिका मिली है जिसकी तिथि 1400 ईसा पूर्व के आसपास है। इसके ऊपर 4 देवताओं का नाम है, इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य। और ये चारों ही देवता वैदिक हैं। सवाल उलझा कहां? असल में ये है क्या? अगर गौर से पढ़ाओ किताब को लिखा होगा कि एक संधि हुई है 2 राज्यों में, हित्तानी और मित्तानी। 2 राज्य लड़े, आखिर उनमें राजीनामा हुआ, संधि हुई, और उन्होंने संधि में 4 देवताओं को मध्यस्थ बनाया है, साक्षी बनाया कि इनके सम्मुख हम ये शपथ लेते हैं कि हम इन संधि की शर्तों का पालन करेंगे। सवाल ये, संधि तो उन्होंने की, देवताओं के नाम जो लिखे वो भारतीय हैं, फिर ये क्यों? इसका मतलब कि ये लोग भारत आने से पहले कहाँ रहते थे? मध्य एशिया, एशिया माइनर। यहां से उठकर वो यहां आए। इस बात को प्रूव और भी किया जा सकता है। ये टाइम क्या है? 1400। सिंधु सभ्यता के खत्म होने का टाइम क्या है? तो उसके ठीक 100 साल बाद का तो प्रमाण मिलता है। उसके बाद उन्हीं आर्यों के चिन्ह भारत में मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब वो यहां से यहां आए। एक प्रमाण तो है, और पुष्ट करो इस प्रमाण को। ऋग्वेद की लाइनें मैं आपको सीधी सीधी वीसी पांडे महोदय ने लिखी है, बोलता हूं, वो आपका एक टॉपिक क्लियर कर देगी, साथ में सुन लेना, आर्यों का भूगोल ज्ञान भी क्लियर कर देगी। इस बात पर तो आज तक विद्वानों में विभेद है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, जिस पर हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात पर सारे विद्वान सहमत हैं, वो चाहे जहां से भी आए, लेकिन भारत में सबसे पहले वो जहां रहे वो जगह सप्त सैंधव प्रदेश है। ये बात क्लियर हो? लेकिन इसके साथ साथ ऋग्वेद में अफगानिस्तान की भी 2-3 नदियों का नाम आता है, जिसमें कुंभा, सुवास्तु, गोमल। और आगे बढ़कर वो लिखता है कि यद्यपि ऋग्वेद में विंध्याचल की उत्तरी सीमा का तो ज्ञान है, लेकिन धान और बाघ 2 शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। धान से भी विवाद है, चावल है या अनाज है, क्या है ये? क्योंकि आप ब्रीही शब्द पढ़ते हो ना शब्दों में, तो चावल का नाम तो कुछ और लेते हैं। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ये याद रखें कि जहाँ अफगानिस्तान की 3 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, कुंभा जिसको कुरुमु कहा गया, सुवास्तु, गोमती, गोमल, ऋग्वेद में आगे आकर भारत में जो ज्ञान की बात है, धान और बाघ का उल्लेख नहीं है। धान और बाघ का उल्लेख नहीं होने का मतलब है उनको दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत का ज्ञान नहीं है। धान कहाँ? यहाँ उससे मतलब नहीं, पूर्वी भारत में बंगाल में होते हैं टाइगर। सौरव गांगुली का नाम सुना होगा, बंगाल टाइगर कहते हैं। तो जमाने की बात है, आज बदल गई। कभी गुजरात में सबसे ज्यादा आज भी गिर पड़ते हो, जैसे एशियाई घोड़े पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया, आप पढ़ते हो, तो उसकी एक मुद्रा मिली है, बाघ को मार रहा। बाघ क्यों मारने के बाद से पता लगा कि उसने काठियावाड़ की विजय की थी, शकों की विजय की थी। तो धान और व्याघ्र का उल्लेख नहीं है, इसका मतलब उनको पूर्वी और दक्षिणी भारत का ज्ञान नहीं है। अब ये हो गई। अब इसको और जोड़ो भाई, इससे आगे उनको ना तो इधर का ज्ञान है ना इधर का ज्ञान है, लेकिन इधर का ज्ञान बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या निकलता है कि वो यहाँ के नहीं थे, वो यहाँ के थे और यहाँ से वो यहाँ घुसे। अब उनका ज्ञान शुरू में तो 500 साल तक यहाँ तक सीमित रहा, जिसका आप ऋग्वैदिक काल कहते हो। जब उत्तर वैदिक काल है तो ये ज्ञान और बढ़ा, बिहार से इधर रहा, पार नहीं गया। गंडक नदी उनकी सीमा थी, जिसको शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा नाम से जाना गया। यानी कि उत्तर वैदिक काल में देखो। अब आपको ये सवाल एक और अभी रीट में भी आया कि उत्तर वैदिक काल में उनका केंद्र कहाँ था। अब वो केंद्र, भाई सवाल आपके दिमाग में पहले तो उठा, केंद्र तो सिंधु नदी से लेकर यहाँ तक था। सवाल तो ये है भाई, उसने यहाँ से और यहाँ के बीच में क्यों माना? गंगा और यमुना का दोआब ही क्यों माना? सिंधु के भी तो ज्ञाता थे वो,
उसकी वजह यह है, उसमें स्पष्ट शब्द लिखा है उत्तर वैदिक काल, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल का ज्ञान जहां तक था उसके बाद कहां तक ज्ञान था। तो ये सीमा तो कहां तक रह गई, उसके बाद कहां तक बढ़ी, यहां तक हो गई। तो गंगा और यमुना का दोआ। अगर वो पूछे वैदिक कार्यों का ज्ञान भारत में कहां तक था, तो यहां पकड़ो अफगानिस्तान से सदा नीरा नदी, गंडक नदी तक। आप पढ़ते हो शतपथ ब्राह्मण की कथा है, वैश्वानर को मुख में धारण किया और अग्नि से सब कुछ जलाता चला गया, गंडक नदी को नहीं जला सका, और वही उनकी सीमा बन गई। हम पढ़ते हैं अंग और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख यद्यपि अथर्ववेद में हुआ है, उनका ज्ञान ऋग्वैदिक कार्यों को था, लेकिन वो उनके साम्राज्य में, उनके क्षेत्र के हिस्से में नहीं थे। ये भी ध्यान रखना। अंग और मगध, उनको व्रत्य कहा गया है, वृषल कहा गया बाद में, कि धर्म से गिरे हुए लोग। वो जो धर्म से गिरे हुए ऋग्वैदिक लोगों के लिए कौन, जिनके शब्द पढ़ते हो अयजवन, मृदवाक पढ़ते हो ना, कि जो मीठे वचन नहीं बोलते, जो वेदों का पालन नहीं करते, जो ऋग्वैदिक धर्म का पालन नहीं करते, वो उनके लिए धर्म से गिरे हुए लोग हैं। तो यहाँ ये बात अब क्लियर हुई कि मैक्स मूलर कहते हैं कि ये कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। उसका प्रमाण है एशिया माइनर में बोगिस कोई, वहाँ पर एक शिला पट्टिका मिली जिसका टाइम है 1400 ईसा पूर्व। ये एक संधि पत्र है और इस पर 4 वैदिक देवताओं का नाम है। यही पेपर में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देवता बोगिस कोई की शिला पट्टिका से प्राप्त नहीं होता। इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य, ये 4 हैं, ये याद रखना। अब आती है मूल बात। मैंने एक टॉपिक और भी क्लियर कर दिया, आर्यों का भूगोल ज्ञान भी कहाँ तक उनका ज्ञान था, ये साथ ही पढ़ा जाता है। अब हमें पढ़ना है कि आर्य सभ्यता भारत में कैसी थी, समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म कैसा था, व्यापार कैसा। और पेपर में अगर प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज, वहीं से बात बनेगी। पहले मैं लिखता हूं एक कड़ी, परिवार, फिर आता है ग्राम, फिर आता है विश्व, फिर आता है जन, फिर आता है राष्ट्र। याद रहे ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। जन का उल्लेख तो बहुत बार मिलता है, लेकिन जनपद का उल्लेख नहीं, एक बार भी नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं विदत सभा 8, समिति 9, गंगा 1, यमुना 3, शूद्र 1, वैश्य 1, और वही नाम आप लगा दीजिए, साथ में जोड़ दीजिए ऊपर, इंद्र 250, अग्नि 200 और जन 275, वरुण 30। कभी नहीं पूछे गए पेपर में ये शब्द। हम पढ़ते हैं, सारे ही रखते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कभी पूछा गया हो कितनी बार ये शब्द आया, क्योंकि सारे ही उत्तर गलत है। हम रट रहे सारे ग्राफ। ऋग्वेद की टीका मैंने पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ पाए, याद तो नहीं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब पढ़ी थी। उसमें आप देखना, जब आप उसके हर चैप्टर को खोलोगे, हर मंडल को खोलोगे, हर सूक्त को खोलोगे, तो इंद्र और अग्नि की चर्चा है। वो 275 से कहीं आगे चले जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं अगर उस पर बात करूं तो टीका है और मूल ग्रंथ नहीं है, और मूल ग्रंथ हमें भी प्राप्य नहीं है, तो इसलिए हम उस पर इसीलिए पूछा नहीं जाता। कल को कोई कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दे, दिखाओ, प्रमाणित करो 275 शब्द कहाँ है, तो क्या करोगे? फिर तो उत्तर ही नहीं मिलेगा। तो वो टीका है, टीका ओरिजिनल नहीं है भाई, वो प्राथमिक स्रोत तो नहीं है ऋग्वेद का, इसलिए गड़बड़ है। इसलिए कभी देखना, ये लॉजिक वाइज कभी प्रश्न नहीं आता है, लेकिन जो भी पढ़ाते हैं इन्हीं पे जोर देते हैं, और सारणी पे जोर दिए रखते हैं। लेकिन एक बात प्रूव है, वो प्रूव क्या, वो एक झूठ है कि पहला और 10वां बाद में जोड़े गए हैं। यही पर तो क्षेपक है। और इसलिए 10वें अलग कैसे पता लगा लगे, इनकी भाषा उससे अलग है, लिपि अलग है, वो उसके सिमिलर नहीं है जो बाकी के 8 मंडल लिखे गए, और 10वां झूठा माना गया, लेकिन है वो ऋग्वेद का हिस्सा, और सारी जानकारी उसी में भरी पड़ी है। 10वें मंडल में नदी सूक्त है, 10वें मंडल में नासदीय सूक्त है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, 7वें मंडल में 10 राजाओं की कथा है, युद्ध की कथा है। तो यहाँ मामला आर्य में 8वां मंडल लिखा है, ध्यान रखना, 7वां मंडल है वो। 7वें मंडल के 51वें मंत्र में वो बात लिखी है 10 राजाओं के युद्ध की। अब बात यहाँ ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कई बार विभाजन, याद रखना, परिवार, गांव, विश्व, जन, राष्ट्र, ये ध्यान रखना। अब अगली बात ये, समाज कैसा था आर्यों का, ये थोड़ा ध्यान से। समाज में सबसे पहली इकाई, मैं अलग चीज ही बताऊंगा, बाकी बड़ी सामान्य। परिवार, संयुक्त परिवार होते, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पोते पोती सब रहते थे।
लेकिन आप जो पढ़ते हो कि परिवार के मुखिया की ये उपाधि, कुलप। सवाल ये, कुलप कौन होता था इतनी बड़ी कंबाइंड फैमिली में? पिता नहीं, घर का सबसे वरिष्ठ सदस्य कुलप होता था, ना कि पिता। दादा भी हो सकता, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है वो कुलप है, घर का मुखिया है। एक बात तो ये, परिवार यही हो गया, संयुक्त परिवार प्रथा है। परिवार के बाद जो टॉपिक आप जोड़ते हो ये, मैं इस विवाह में कई चीजें जोड़ दूंगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। विवाह प्राय व्यसक होने पर होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि बाल विवाह नहीं होते थे। जब विवाह व्यसक होने पर होता है तो बाल विवाह नहीं होता। लड़कियां अपना वर्ग कई बार स्वयं चुन लेती थी, स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। लेकिन जो लड़कियां शादी नहीं करती थी वो क्या कहलाती थी? अमाजू। जो उनको दहेज दिया जाता था वहतू। जो लड़कियां घर में रहती थी, लड़कियों का एक नाम दुहिता भी है, जो गायें दूहती हैं, दुहिता। लेकिन सवाल वो इससे जुड़े हुए तो हैं ही वो शब्द, लेकिन अब मेन बात आगे जोड़िए। क्यों? चूंकि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिर भी नहीं थे, तो उनका धर्म किस पर अवलंबित था? प्रकृति पूजा पर और यज्ञों पर। वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने के लिए पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसीलिए विवाह एक पवित्र संस्कार समझा जाता था, ताकि यज्ञों की पूर्ति की जा सके। और अपने पंच महायज्ञ जिसे पढ़ते हो, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, वो सारे ऋण, हम त्रिऋण से मुक्त हो सके। इसलिए विवाह एक अनिवार्य शर्त थी धार्मिक व्यवस्था को चलाने के लिए। दूसरी बात, विवाह किस लिए होता था? पुत्र प्राप्ति के लिए। यद्यपि ऋग्वैदिक युग में महिला का जन्म, कन्या का जन्म दुख का कारण नहीं था, उपनयन संस्कार ऋग्वैदिक काल में भी होता था, लेकिन फिर भी पुत्र प्राप्ति सर्वाधिक इच्छा होती थी, ये भी ध्यान रखना। और आज भी यही है, आज भी यही चल रहा है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। हम अगर कह देते हैं तो ऊपरी मन से सुनते देखते हैं, क्योंकि मैं एक बात जब तक नहीं होगी हिंदुस्तान में तब तक नहीं समझता कि पुत्री का जन्म जो है सुखद माना जाएगा। जब तक लड़कियों का जन्म हो और लोग बधाई देने की बजाय सांत्वना देने नहीं आएंगे, तब मैं समझ लूंगा कि लड़की का जन्म सुखद है। लड़की का जन्म होता, लोग पहले तो कहते हैं बधाई, फिर कहते हैं कोई बात नहीं। जब तक वो सांत्वना देना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम मानेंगे कि बोझ ही मानी जाती। तो यहाँ विवाह होते थे दो कारणों के लिए तो हो गया। अब एक तीसरा कारण जो बहुत बड़ा शब्द है, नियोग प्रथा। मैंने बाकी की क्लासों में तो मैं खुल के बात नहीं कर पाता, एक लाइन को ऊपर ही बोल के छोड़ जाता हूँ। सच क्या है इसमें? एक बार नेट में भी प्रश्न आया, देवर भाभी विवाह की प्रथा का वर्णन करें। बड़े सीधे पूछ लिया गया, जो कहीं ना कहीं कुछ दौर में आज भी प्रचलित है, लेकिन अब कम हो गई। तो किसी लड़की की शादी हुई, अगर जल्दी उसके पति की डेथ हो गई तो उसको फिर उसी घर में उसके छोटे भाई से विवाह कर दिया जाता। थोड़ा समय पहले प्रचलित, और कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, आज भी प्रचलित है। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब वो तो है ही कि अगर पति मर गया तो छोटे भाई से उसका विवाह हो जाएगा। लेकिन इसका सीधा उत्तर ये है, अगर आपका पति विदेश चला गया, लौट कर नहीं आया, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, वो पुत्र पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो वो अपने देवर के साथ संबंध बना सकती थी। इसी को नियोग प्रथा कहते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए। ये है वास्तव में उसका उत्तर, नियोग प्रथा, जिसको देवर भाभी विवाह भी कहा गया ऋग्वैदिक युग में। ये हो गई उनके दो चीजें, परिवार, विवाह। अब इस पे बात करते हैं कि क्या ये थी पर्दा प्रथा। दोनों के एक साथ पढ़ेंगे। पर्दा प्रथा के बारे में सीधा प्रमाण ही दे दूं, और उसमें लिखा मिलता है सभापति। किनके लिए? महिलाओं के लिए। आप सभापति हों, वहां बोलें, यानी कि क्या उनको खुलकर बोलने की सभा और समितियों में इजाजत है। पर्दा प्रथा नहीं है। सीधे याद रख लेना, पर्दा प्रथा नहीं है। जब इस पर बात आएगी तो उलझ जाओगे। अगर थर्ड ग्रेड की बात करूं तो सीधा उत्तर दे सकता हूं, सती प्रथा नहीं है। अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात भी करूं तो सती प्रथा नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो आंशिक प्रचलित है। होता क्या था, जब किसी औरत का पति मर गया, वो अपने पति की चिता पर लेटती थी, और फिर एक ब्राह्मण आता और उसे कहता, उठो बेटी, पुनः जीव लोक में लौट जाओ। जिसके साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, मतलब विवाह हुआ था, तुमने उसके साथ अपना जीवन भली भांति व्यतीत किया है। अब तुम जाओ और जीव लोक में आनंद से जीवन व्यतीत करो। इन लाइनों में कुछ और भी उत्तर छिपे हैं। इसे एक बात तो क्लियर होगी कि प्रतीक के रूप में सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन वास्तव में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। एक अंतिम लाइन को और जोड़ो, उठो बेटी, पुनः जीव लोक में लौट जाओ और आनंद से जीवन जियो। हो तो वो विधवा गई, फिर भी आनंद से जीवन जियो। मतलब विधवा का जीवन नारकीय नहीं था,
और लेकिन ये भी याद रखना, विधवा का विवाह भी नहीं होता था। ऋग वैदिक युग में विधवा विवाह का प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में एक शब्द मिलता है दधर्वयु, ये याद रखना, और उसका मतलब होता है विधवा का पुत्र। लेकिन अगर मैं ये कह दूं इस एक शब्द से विधवा का विवाह होता था, ये मान लीजिए गलत है। हो सकता है विधवा होने से पहले ही उसके पास पुत्र हो, ये तो फिर लॉजिक हो गया। तो इसलिए ये दोनों ही मामलों में कहने को किताबें कहती हैं, ऋग वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलित नहीं था, उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह की प्रथा थी। लेकिन इस एक शब्द को लेकर आप नहीं कह सकते, इसलिए प्रश्न नहीं आता। लेकिन 3 बातें आप सीधी जान सकते हो, पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं थे, सती प्रथा आंशिक रूप से प्रचलित थी लेकिन वास्तव में वो प्रचलित नहीं थी। और एक बात अब कहने की जरूरत नहीं कि जब वयस्क होने पर विवाह होते होंगे, बाल विवाह नहीं होते होंगे, तो कन्याओं को अपनी शिक्षा अर्जन करने का समुचित अवसर मिल जाता होगा। और कुछ नाम घोषा, अपाला, सिक्ता, काक्षावृति, विश्ववारा, ये सारी कौन हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों को लिखने में सहयोग किया है। घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्ववारा 4 नाम तो बार बार रिपीट होते हैं। और इससे पता चला कि कुछ विदुषी महिलाएं भी उस समय भी उस युग में थी। ये हो गया ये। और अब एक सबसे बड़ी बात जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी, वर्ण व्यवस्था। 4 प्रश्न हैं इसमें, किसी भी तरह से आ जाते हैं। आपने इससे पहले सिंधु सभ्यता को पढ़ा है और हम जानते हैं कि उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन समाज फिर भी 4 भागों में बंटा है, वर्णों में नहीं। क्या? पुरोहित, योद्धा, शिल्पी, श्रमिक। यहां लौटिए, मैं सीधे प्रश्न बोल रहा हूं। भारत में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में है। भारत में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई। देखो, उत्तर वैदिक नहीं कह रहा मैं, 2 कालों में बांटा है वो। सारा वैदिक काल नहीं कहोगे इसमें आप, ऋग्वैदिक। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में 10वें मंडल में। आप पहले ये भी जान लें, मंडल पहला विभाजन, सूक्त दूसरा विभाजन, मंत्र तीसरा विभाजन। मंत्रों का संकलन सूक्त कहलाया। सूक्त का मतलब अच्छी उक्ति, और सूक्तों का संकलन मंडल कहलाया। और कुल मंडल कितने? 10, जिसमें गृत, समद, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, बड़े लोगों ने इनको लिखा। इन मंडलों की रचना की है, जुड़े हुए हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इनको लिखे गए हैं। और फिर बाद में ये जोड़ा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है, पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख है, और वो विराट पुरुष के अंगों से, ब्रह्मा नहीं, विराट पुरुष। और उसमें कहा गया ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य जांघों से पैदा हुए, और शूद्र चरणों से पैदा हुए। सवाल एक और जोड़ दूं, अब जिन लोगों ने प्राचीन भारत, बिल्कुल लास्ट स्टेज में मैंने पढ़ाया था, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, जीके में भी पढ़ा। जावा से एक किताब मिली है जिसको आप पढ़ते हो, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, श्री विजय, सुवर्ण द्वीप, सुवर्ण भूमि। जावा से एक पुस्तक मिली है जिसका नाम है तत्वनिंग व्यवहार। तत्वनिंग व्यवहार नाम की पुस्तक में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की भांति 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई। इसीलिए जावा के साहित्य के ऊपर कालिदास का बहुत प्रभाव है, इसलिए उसके साहित्य को इंडो जावानी साहित्य भी कहते हैं। तो यहाँ लौटिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख। सूक्त कौन सा? पुरुष सूक्त, मंडल 10वां। और 4 वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से? विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय। क्यों? काम देखिए, ब्राह्मण का काम मंत्रोच्चारण करना, क्षत्रिय का काम लड़ाई करना, और उसके बाद बात आती है कि वैश्य का काम घूम फिर के व्यापार करना, और शूद्र का काम चरणों की सेवा करना। तो वो चरणों से पैदा हुए। अब बात ये, लेकिन एक लाइन जोड़ना, ऋग्वेद का एक मंत्र है, थोड़ा मैं उसको चूक जाता हूँ, वो एक ही शब्द में, कि मेरे पिता वैद्य हैं, भिषज हैं, मैं एक कवि हूँ, मेरी माँ अन्न पीसती है, चक्की पीसती है, लेकिन सबका उद्देश्य पैसा कमाना, अर्थ कमाना। ये क्या कह रहा है वो? एक ही घर में 3 वर्ण हैं, यानी कि आप जैसा काम करोगे वैसा आपका वर्ण हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हो, ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, वो कर्म पर आधारित थी, जो आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में कठोरता से स्थापित हो गई। और किस पर आधारित हो गई? जन्म पर।
है, याद है। फिर जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो वही पेशा करेगा, वो वही काम करेगा। अब कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। खान पान कैसा था? गेहूं नहीं कहोगे, जौ को कहोगे यव, और मीठे की जगह शहद, मधु, और खीर बनती थी जौ की दलिया, जिसको करब, सत्तू शब्द भी आज भी चलता है, लेकिन क्षीर पाकोदन खीर को कहते थे, ये उनका पेय था। मैं एक विवाद की बात करने जा रहा हूं, बाकी बात आप सब पढ़ लोगे। गाय के लिए एक शब्द आता है अघन्या, ना मारने योग्य, और गाय के लिए एक शब्द और आता है अष्टकर्णी, छिदे हुए कानों वाली। आज भी सरकार जब पशुओं पे लोन देती है तो कानों में मुर्खियां डाल देती है कि नहीं? तो वो मालिकाना हक था, क्योंकि वो पैसे के रूप में काम आती थी। लेकिन एक बात बोल दूं, शतपथ ब्राह्मण में जहां स्पष्टतः लिखा है कि अगर घर पे अतिथि आ जाए तो एक बैल को मारा जा सकता है, उसे मारकर खाया जा सकता है, लेकिन गाय का नाम फिर भी अघन्या के रूप में ही, ध्यान रखना। एक वृषभ को मारने का वर्णन करता है शतपथ ब्राह्मण किसी अतिथि के आ जाने पर। यह मेन बात थी जो वाक्य तो हमने, जौ प्रसिद्ध है, अन्न नहीं, गेहूं नहीं। यव जिसे कहा गया, नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नमक खाते नहीं थे। जो लोग मांसाहारी हों, जिनको समुद्र शब्द का ज्ञान हो और उनको खारेपन का ज्ञान ना हो, यह संभव नहीं है। पढ़ते ना ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख है। नहीं, लेकिन हम सीधे नहीं भाई, देखो ये विवादित शब्द है, ये मैंने भी पढ़ा है, लेकिन बात ये है कि जैसे वर्णन हमें मिलता हो, कहते भी नमक का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्य नहीं है, लेकिन फिर यह भी लिखा होता है कि वो इससे ज्ञाता नहीं थे, ये बात झूठ है। क्योंकि जिसको समुद्र के खारेपन का ज्ञान हो, जो मांसाहारी हो, उसको नमक का ज्ञान नहीं है, बात जमती नहीं। क्योंकि ऋग्वेद में बार बार एक शब्द आता है समुद्र, 100 पतवारों वाली नाव का जिक्र भी आता है, इसका मतलब उनको समुद्र का ज्ञान है। अब आती है बात, वो पहनते क्या था? 3 तरह के वस्त्र, नीवी, वास, अधिवास। नीवी कमर से नीचे, वास कमर के ऊपर, अधिवास जो ओढ़ा जाता। लेकिन एक लाइन जोड़ दूं, गंधार देश की भेड़ें सबसे प्रसिद्ध मानी जाती थी ऊन देने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सूती वस्त्र ही नहीं पहनते थे। वस्त्र सिलने भी आते थे, पहनते भी थे, नाई भी होते थे, आभूषण भी पहनते थे, सब कुछ था। वाप्ता जिसे कहते हो नाई, कुलाल बर्तन बनाने वाला, अक्षावाप जिसको पालागल, तक्षा, करमार, लोहार, स्वर्णकार जिनको रत्निन कहते हो, सारे नाम आएंगे आगे राजनीति में। ये उनका समाज था। अब सवाल आता है उनका मनोरंजन कैसा था, कि कहने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े संगीत समारोह जो सभाओं में होते थे। एक प्रश्न आया था एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था उनके मनोरंजन का साधन भी थी? सभा, विधत सभा, समिति, 3 नाम आते हैं, तो सभा। फिर घुड़सवारी उनका शौक था, पासे का खेल जिसमें द्रौपदी दांव पर लग गई थी, वो भी उनका शौक था, संगीत उनका शौक था। ये उनका समाज था जहां से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए इसी को पहले उठाया। अब राजनीति, धर्म और व्यापार कल पूरा होगा। 1.5 क्लास में अगर एक चैप्टर भी पूरा हुआ तो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा जल्दी। अब सवाल ये है कि आप लोगों को